तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का जैसा कि क्लास आज अब तक हो चुका है और हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अपना प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, यह हम लोग का टॉपिक है। क्या है आपका? प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक है। इसमें जैसे कि आरंभिक इतिहास के बारे में, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि इतिहास क्या होता है, इतिहास यानी जो बीत चुका है जो काल, उसी के बारे में पढ़ते हैं, वो इतिहास होता है, ठीक है। तो जब उसी समय में तो हम लोग क्या देख लिए थे कि वैदिक साहित्य, सब साहित्यिक स्रोत देख लिए कि भारत के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख चुके हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देख चुके हैं। तो वो हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत के बारे में। जब हम लोग देखना स्टार्ट किए तो उसमें जिस तरीके से देखे हम लोग की पूरा लेख क्या होता है, शिला लेख क्या होता है, किस तरीके से वो सब होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग देखना स्टार्ट किए कि सिक्का, सिक्का से हम लोग किस तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो वो सब देखते हुए अब हम लोग आरंभिक इतिहास के ना, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आपको पाषाण का मतलब समझाया, तो पाषाण का मतलब क्या होता है बताइए? पाषाण का मतलब हाँ पत्थर होता है, ठीक है। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर। अब पूरा यानी कि पहले का मतलब पुराना पत्थर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हुआ आपका पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि नौ और पूरा के बाद के बीच में जब आएगा तो उसको मध्य पाषाण बोलेंगे, और नव पाषाण मतलब जो सबसे बाद का कालखंड आएगा उसको हम लोग नव पाषाण काल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में विभाजित किए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पूरा पाषाण काल का आरंभ जो होता है वो 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी माना जाता है कि यहाँ से मानव का प्रादुर्भाव हो जाता है और मानव यहाँ पे आना मतलब बसना शुरू कर देता है, ठीक है, बसना शुरू कर देता है। उसी तरीके से अगर इसमें देखें पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? आकाश का आविष्कार। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि आग का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। उसी समय जब आदि मानव जो थे ना, आदि मानव जो थे वो भीमबेटका नामक गुफा में रहा करते थे। और जैसा कि आपको बताए थे कि जब भी आरंभिक मानव जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहेंगे? जहां पे उन लोग को भोजन मिले, पानी मिले और आवास मिले, ठीक है। ये 3 चीज आरंभिक मानव के लिए ये चीज जरूरी था, ठीक है। आवास का मतलब रहने का जगह, मतलब जगह हुआ तब ना। मान के चलिए कि पहले तो ऐसा बिल्डिंग नहीं था ना, पहले तो इतना बिल्डिंग नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो जब बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उन लोगों को रहने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी होगा? उन लोगों का पत्थर का मतलब गुफा होना चाहिए ना, गुफा में ही रहेगा ना, गुफा में ही रहेगा। उसी तरीके से आवास है तो ये आपको गुफा में रहेगा लोग। इस तरीके से भोजन, भोजन यानी कि जहाँ पे जंगल होगा, जहाँ पे पानी होगा, क्योंकि जब जानवर शिकार, जानवर जब वो प्यास लगेगा तो प्यास लगेगा तो वो लोग कहाँ आएगा? नदी में, नदी पानी पीने, नदी में पानी पीने। तो वहां पर लोग उन लोगों का शिकार करके ये लोग अपना खाना पूर्ति करेगा, ठीक है, खाना खाएगा, ठीक है। भोजन इन लोग को मिल गया, साथ साथ नदी के किनारे है तो इन लोग को पानी हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से देखिए तो भीमबेटका का जो गुफा है वो रायसेना जिला ना मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से देखिए भीमबेटका के बारे में देखते हैं हम कि भीमबेटका क्या था, कहाँ का गुफा है भीमबेटका, ठीक है। तो जब देखेंगे हम लोग भीमबेटका के बारे में, जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए भीमबेटका ना, भीमबेटका, ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत काल में, महाभारत काल में जो भीम थे, अर्जुन नकुल सहदेव ये सब जानते हैं ना, पांडव, तो पांडव में भीम जो थे वो भीम भी यहाँ पर बैठ के तपस्या किया करते थे इसी गुफा में, ठीक है। तो इसीलिए भीमबेटका भीम उसके लिए नाम पड़ गया। ये गुफा जो पूरा पाषाण कालीन आवासीय पूरा स्थल है, यानी कि आदि मानव यहाँ पे रहा करते थे। कहाँ? भीमबेटका के गुफा में। आपको आपसे पूछ देगा कि सबसे पहले मानव का बसावट कहाँ था, तो बोलेंगे भीमबेटका में, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, रायसेना जिला, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यह मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों
और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र मतलब जान रहे हैं ना, शैल चित्र यानी कि पत्थर पे, हाँ पत्थर पर जो भी चित्र होगा, पत्थर पे जो भी चित्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शैल चित्र। और शैलाश्रय यानी कि पत्थर में रहने का जो गुफा होगा, गुफा को हम शैलाश्रय बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच में, यानी कि बोला जाता है कि पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल का जो काल क्षेत्र था, यहाँ पे आदि मानव यहीं पे रहा करते थे, यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब आगे में क्या है कि ये चिन्ह भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। ये क्यों प्राचीनतम चिन्ह है, क्योंकि सबसे पहले मानव का अवशेष से ही मिला है, ठीक है। मानव का हड्डी मिला है, मानव का दांत मिला है, मानव का पैर मिला है, तो ये सब देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ मिला है, पापा भीमबेटका में ही मिला है सबसे पहले, ठीक है। तो बताइए मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था, 1957-58 में, किसके द्वारा, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा। याद रखिएगा, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये इसका खोज कब किया गया था, 1957-58 में, किसके द्वारा, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। मतलब बोला गया कि ये राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसको दिया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय महत्व का जो स्थल है, ये इसलिए इसको दर्जा दिया गया राष्ट्रीय महत्व, क्योंकि ऐसा और जगह पे नहीं मिला है। तो जब नहीं मिलेगा, ये अपने आप में यूनिक है, तो इसको कुछ तो दर्जा दिया जाना चाहिए ना। तो राष्ट्रीय महत्व का यहाँ पे इसको दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1990 में, ठीक है। आगे क्या है आपका, जुलाई 2003, अब आ जाइए जुलाई 2003 में यूनेस्को तो विश्व धरोहर स्थल का आपका घोषित किया इसको। तो देखिए यूनेस्को ना एक संस्थान है, वैश्विक संस्थान है, ठीक है। यूनेस्को, इसका देखिए काम ही ये है कि जो पुरातत्व है, ठीक है, जो पुराने चीजें हैं या महत्व का जो चीज है, बिल्डिंग है, ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, मतलब बड़े बड़े मतलब ऐसे भवन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे गुफा या ऐसा जगह जो कि अपने आप में यूनिक हो, अपने आप में एक अभूतपूर्व हो, तो उसको ये मान्यता देता है कि विश्व धरोहर का स्थल, क्योंकि ये विश्व का धरोहर है और कहीं भी ये नहीं है। तो विश्व के लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं, करने आते हैं। तो ये विश्व धरोहर का स्थल कौन दिया है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। अब आगे देखेंगे, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिला है। कहां से मिला है, नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी आपको बताया था कि भ्रंश घाटी है, ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज जो है, यहाँ मैकाल पर्वत से निकलकर, ठीक है, अब ये ऐसे मान के चलिए कि ये आपका इंडिया का इसे ये है, तो ये निकलती ऐसे विंध्या पर्वत और सतपुड़ा के बीच से ये भ्रंश घाटी था, अब उसी से ये बहती हुई आगे आगे जाती है, ठीक है। उसी तरीके से भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया, मतलब कि वैज्ञानिक आधार पे। इसके पहले क्या हुआ था कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का जो बंटवारा हुआ था, तो वो वैदिक काल में हुआ था, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये, लेकिन रिजले जो आया, ये पहली बार विभेदीकरण किया, प्रजातीय विभेदीकरण किया, किस पे, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया, ठीक है। आइए मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में ये आपका मध्य पाषाण काल आता है, ठीक है। कब से कब, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार जैसे माइक्रोलिथिक, ठीक है, माइक्रोलिथिक, मान के चलिए पहले बड़ा बड़ा बोल्डर था, उठा के जानवर को मारते थे, नहीं मार पाते थे, जानवर आया, शेर आया, बाघ आया, भेड़िया आया, आदमी को खा गया। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट करने लगे, और जिस तरह का मान के चलिए कि इस तरीका से औजार बना दिया, उसी तरीका से आपका इस तरीका से भाला बना दिया, ठीक है। उसी तरीका से मान के चलिए कि तलवार से ये आपका एक पत्थर का ये बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जानवर आएगा तो जानवर को मार सकता था, जानवर को काट सकता था। तो इस तरीका से धीरे धीरे क्या हुआ,
माइक्रोलिथिक, ठीक है, माइक्रोलिथिक यानी कि छोटा औजार जो होता है उसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। अब ये बनने लगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए भाई, अस्थियों एवं सिंग से, मतलब अस्थि मतलब जान लेना हड्डी, हड्डी, तो हड्डी और सिंग से भी आपका छोटे छोटे उपकरण होगा बनाना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागेर, याद रखिएगा ये, ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का और राजस्थान का बागोर जो नामक मध्य पाषाणिक स्थल है, वहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है? आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर जिला से मिला है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी सबसे पहले पशु कहाँ पाला गया था? आपका आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर जिला में, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछिए। पशुपालन, जैसे पशुपालन देखिए ये होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप आदमी, आप हैं, आप आपके घर में तो पशु होंगे ना, गाय बैल बकरी ये सब होगा ना, ठीक है, तो उसी समय जब ऐसा जाना जाता है कि जब मानव आदि मानव आया यहाँ पे, समझ लीजिए कि जब आदि मानव आया तो लोग तो सबसे पहले अपने ही मतलब कि एक बंदर का प्रजाति थे, ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस नाम से हुआ। तो जैसे कि पहले आप बंदर भी अभी देखते हैं 4 पैर पे चलता है, तो मान के चलिए कि आप एक ऐसा जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे नीचे में बहुत सारा संसाधन है, तो आप चारों पैर पे चल रहे हैं, चारों पैर पे चल रहे हैं, तो आप कुछ मिलता है तो आप खाते जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद नीचे का चीज तो खत्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर वाला चीज पे, तो जब जब क्या करेगा मानो कि 2 पैर पे खड़ा होगा और 2 हाथ से तोड़ के खाने की कोशिश करेगा। अब यही एक्टिविटी कुछ दिन चलेगा तो वो अपना खड़ा होने लगा, धीरे 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 पूरा खड़ा हो जाएगा, और उसी तरीके से क्या हुआ, उसका पूंछ धीरे धीरे जो पूंछ था वो खत्म हो होता चला गया, ठीक है, तब इस तरीके से हुआ। तो उसको जब आदमी 2 पैर पे खड़ा होने लगा, चलने फिरने लगा, ये करना, उसको होमो सेपियंस सेपियंस बोला गया, मानव का प्रथम प्रजाति उसी को बोला जाता है। जो हम लोग जो है वो हम लोग होमो सेपियंस हैं, क्या है हम लोग? होमो सेपियंस हैं। तो हाँ क्या, हाँ देखिए एक सिद्धांत है, लैमार्क थ्योरी है, लैमार्क थ्योरी कि जिस चीज का आप बार बार प्रयोग करते हैं वो चीज आपका बना रहेगा, लेकिन धीरे उसी चीज का आप प्रयोग नहीं करते हैं तो अपने आप को खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे साइंस तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि डार्विन का सिद्धांत क्या था, लैमार्क का सिद्धांत क्या था, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही जब जैसे कि यहाँ पे भीमबेटका में लोग रहने लगे, तो भीमबेटका कहाँ था? मध्य प्रदेश में, रायसेना जिला में। और देखिए मध्य प्रदेश आदमगढ़, क्योंकि जब आदमी रहना शुरू होगा तो धीरे धीरे जनसंख्या भी तो बढ़ेगा, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो धीरे धीरे जनसंख्या फैल जाएगा। तो सबसे पहले भेड़ को पाला गया, कुत्ता को पाला गया, तो उस समय आपका आदमगढ़ में सबसे पहले और राजस्थान के बागौर में सबसे पहले आपका पशुपालन का अवशेष मिलता है कि पशु यहाँ पे पालने लगे थे लोग, ठीक है। अब नवपाषाण काल के बारे में अगर हम पढ़े तो देखिए नवपाषाण काल आपका 700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, तो देखिए सबसे पहले आप अभी बता दे रहे कि डेट में कंफ्यूज नहीं करना है। ये डेट जो होता है ना एक मान्यता के रूप में आपका अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो कंप्यूटर जो होता है, ये जो कंप्यूटर है वो पहले थर्ड मतलब कि मान के चलिए पेंटियम 3 पेंटियम 4 आया, ठीक है। अगर हम लोग जो टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, जो हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, ये जो बोला जाता है कंप्यूटर का जो चौथी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो जैसे पहली पीढ़ी माना जाता है 1945 46 से 56 57, उसी तरीका से फिर दूसरा पेज आता है 56 से लेके आपका 66 67 तक, तीसरा पेज आता है आपका 90 तक चलता है, मतलब 80 तक चलता है, 80 के बाद आपका चौथा पीढ़ी आता है, चौथा 90 के बाद पांचवी 5 जनरेशन जो 5G है वो आता है। लेकिन क्या पहले वाला कंप्यूटर जो थर्ड जन आज 5th जनरेशन जो लैपटॉप है वो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या थर्ड जनरेशन का जो लैपटॉप है वो खत्म हो गया? नहीं ना खत्म हुआ है, वो चलते आ रहा है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि जो एक जनरेशन चलते आ रहा है उसी के बीच में जब दूसरा कुछ आविष्कार होकर जब जनरेशन स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
अगला उस जनरेशन का अगला पीढ़ी, ठीक है। तो उसी तरीका से, क्योंकि देखिए वहां पे 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व था, लेकिन यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व है, तो फिर आखिर पीछे कैसे चला गया? यानी लॉजिकली तो यहाँ पे 4000 ईसा पूर्व से यहाँ तक होना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा नहीं ना हुआ। हाँ, तो यही आपका है, ठीक है। देखिए इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है, इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ होता है, यानी नवपाषाण काल जो है ना वो क्रांतिकारी काल माना जाता है। इसलिए क्रांतिकारी काल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आविष्कार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलिए कि ये पशुपालन का अवशेष कहाँ मिलता है? वेरी गुड, यानी कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में, ठीक है। उसी तरह से जब नवपाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा आपको नया नया आविष्कार मिलता है। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था ना, पशुपालन मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है। और अगर देखेंगे कृषि कार्य, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या आग का खोज हुआ, आग का खोज हुआ ना पूरा पाषाण काल में, तो आदमी खाना पकाकर खाने लगा। उसी तरीके से जब फिर क्या हुआ, पूरा मध्य पाषाण काल आया, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन स्टार्ट हो गया। और जब पशु को जब आप पालना शुरू करेंगे तो उस पशु से कुछ ना कुछ काम लेंगे ना, कुछ काम लेंगे ना, तो जब पशु आएगा तब नवपाषाण काल में आपका कृषि कार्य शुरू हो जाता है। क्या शुरू हुआ? कृषि कार्य कब शुरू होता है? नवपाषाण काल में शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है और पूछेगा भी। देखिए गेहूं और जौ, गेहूं और जौ का जो सर्वप्रथम उपयोग होता है, मगर पूछ दे कि फसलों में सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया गया, किस फसल का उपयोग किया गया, तो गेहूं और जौ का। सबसे पहले किसका? गेहूं और जौ का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VBI करके इसको रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछ देगा कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। और सबसे पहले किस फसल का कृषि किया गया? गेहूं और जौ का। अब देखिए कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिलता है? आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। कहां से? मेहरगढ़। यानी कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहां? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। जैसे कि आपको बताया था ना, जैसे कि ये भारत का नक्शा है ना, भारत का है, यहाँ से ये पाकिस्तान चला जाता है इसे, तो ये वाला जो एरिया आपका है ना, इसको बलूचिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। जैसे कि झारखंड भारत का ही एक प्रांत है ना, भारत का ही एक राज्य है, उसी तरीके से बलूचिस्तान जो है वो किसका राज्य है? आपका पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। वहीं पे एक मेहरगढ़ नाम का एक जगह है। क्या है? मेहरगढ़ नाम का एक जगह है, वहीं से आपका कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले कृषि कहाँ मिलता है? आपका मेहरगढ़ से, ठीक है। उसी तरीके से देखें इलाहाबाद के कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, ये आपका कोल्डिवाह लिखा गया, कोल्डिवाह लिखा गया है, कोल्डिहवा, ठीक है। एक इसको सुधार देते हैं। यहाँ पे जब आपका नोट्स मिलेगा ना उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना, या हम उसको सुधरवा कर दे देंगे। ठीक है, कोल्डिहवा। जो कोल्डिहवा जो जगह है आपका ना, वो कहाँ पे है? इलाहाबाद, इलाहाबाद जो हम लोग इलाहाबाद है, ठीक है, प्रयागराज जिसको बोलते हैं। तो कोल्डिहवा जो इलाहाबाद, कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। चावल सबसे पहले कहाँ मिला है? अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से किस जगह पे, किस जगह चावल का सर्वप्रथम खोज किया गया, तो आप लिखिएगा कोल्डिहवा। कहाँ? कोल्डिहवा से किया गया है, ठीक है। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कृषि उपजाया गया, कौन सा फसल? गेहूं और जौ,
गेहूं और जौ। उसी तरीका से इस युग के लोग ना पॉलिशदार पत्थर का उपकरण यानी कि पत्थर का औजार बना उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया, रगड़ रगड़ के नहीं चिकना बना देता है, हाँ, या उस तरीके से पॉलिश करना शुरू किया। पॉलिशदार पत्थर के उपकरण और हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब क्या है, इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे। पहले क्या था, देखिए पहले क्या था ना कि आदि मानव क्या करते थे कि पहले यहाँ पे आवास बना लिए, ठीक है, यहाँ का जितना भी संसाधन था, जितना भी खाने पीने का जो चीज था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि इस जगह को लोग छोड़ देते हैं और फिर जाके यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस जाते हैं, फिर यहाँ का जब तक चला तब तक यहाँ रहे, फिर यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, फिर यहाँ पहुंचे। तो इस तरीके से देख रहे हैं स्थानांतरित हो रहे हैं ना, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही नौपाषाण काल आता है, यहाँ पे लोग मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मान के चलिए कि कहाँ का मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ ही जगह हो गया। तो मेहरगढ़ जगह है तो वहीं पे रह गया। जैसे डाल्टन जगह में आया तो डाल्टनगंज में ही रह गया, यहाँ पे घर बना लिया। अब घर बनाया क्यों, एक ही जगह पे क्यों रहने लगा, लॉजिक लगाइए आप। कृषि कार्य, पशुपालन स्टार्ट हो चुका था, पशु को पालने लगे थे, और जब पशु को पालने लगे तो कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, गेहूं और जौ उपजाने लगे, मतलब कृषि करेंगे तो गेहूं जौ आपको मिलने लगेगा ना। और जब ये मिलने लगेगा, ठीक है, साथ साथ आप कृषि कृषि करना शुरू कर दिए है ना, कृषि का प्रारंभिक साथ मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलने लगा ना। तो जब एक जगह पे कृषि करने लगेंगे, धान मान लीजिए धान बो दिए, फिर धान को काटे उसका चावल बना लिए, फिर धान का समय आया तो फिर से धान बुआया, होता है ना, ये साइकिल चलता है ना, वो होने लगा। चावल का मतलब साच कोल्डीवा में, तो कोल्डीवा में भी एक बस्ती टाइप से बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया कि लोग एक जगह पे रहना बसना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अस्थायी रूप से बसने लगे। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है कि अस्थायी रूप से बसे हैं, कश्मीर के बुर्ज होम से, कश्मीर के बुर्ज होम से ये पता चलता है कि जो उस काल के जो लोग थे, नौपाषाण काल के जो लोग थे, वो लोग क्या अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे। उसी तरीके से बुर्ज होम में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाने का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस जगह पे मानव कंकाल के साथ साथ पशुओं के कंकाल भी मिलते हैं, तो कहा बुर्ज होम ना, बुर्ज होम कश्मीर में। यहाँ पे ये था कि जैसे किसी आदमी को दफनाया गया ना, तो उस समय देखिएगा, उस समय बहुत होता था, उसे प्रचलन था कि आदमी जब मर जाता है तो यहाँ से दूसरा दुनिया में चला जाता है, और जब दूसरा दुनिया में जाएगा तो वहां पे भी इसको खाना पीना हर एक चाहिए ना। तो लोग क्या करते थे कि खाने पीने का चावल दाल गेहूं जौ जो भी होता था, जब आदमी मरता था उसमें रख देता था। ठीक है, बर्तन वगैरह भी रख देता था, साथ साथ जो उसका प्रिय पशु होता था, ठीक है, जो सबसे उसका प्रिय पशु होता था उसको भी उस आदमी के साथ में दफना दिया जाता था कि जब, हाँ जो भी हो, ऐसे भी उसको क्या कि जब तुम दूसरे लोक में जाओगे, परलोक में जाओगे, वहीं से ना परलोक होता है, परलोक में जाओगे, दूसरा जगह जाओगे, दूसरा लोक में जाओगे, वहां भी तुमको जरूरी पड़ेगा तो तुमको ये सब मिलेगा। ठीक है, तो दिक्कत हाँ, तो पालतू कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है आपको, आपका बुर्ज होम से मिलता है ना। आगे देखिए, पटना के निकट चिरांद, पटना है ना अपना बिहार वाला पटना, ठीक है, वहां पे चिरांद नाम की जगह है, वहां से नौपाषाण कालीन हड्डी मिला है, नौपाषाण कालीन हड्डी मिला है। ठीक है, हड्डी का उपकरण यानी कि हड्डी को छील के मरोड़ के तोड़ के उस तरीके से उपकरण औजार बनाते थे, वो मिला है। कहां से मिला है आपका, चिरांद, चिरांद से। ठीक है, कहां से, चिरांद से। उसी तरीके से पहिए का आविष्कार, जब आप पहिया का आविष्कार देखेंगे तो कहां से आपको मिला है पहिया का आविष्कार, पहिया का आविष्कार आपको मिला है नौपाषाण काल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, नौपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण घटना था, यानी कि नौपाषाण काल में पहिया बन गया था। पहिया मतलब समझ रहे हैं, चक्का, बैलगाड़ी सबका चक्का जो होता था उस समय बन गया था। कब बना था, नौपाषाण काल में ही बना था। ठीक है, देखिए नौपाषाण काल का जो कालखंड है वो कब है, कब है आपका, 7
देखिए 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। लेकिन जब अब दक्षिण भारत में चले जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो देखिए यही तिथि आपका कितना हो जाता है, 2500 से 1,000 ईसा पूर्व हो जाता है। कितना कौन सा हो जाता है, 2500 से 1,000 ईसा पूर्व का निर्धारित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है, डेट जो होता है ना वो सब ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि ये है वो है, डेट नहीं पूछता है, लेकिन जो जो फैक्ट्स है वो सब आपको पूछेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए नवीनतम खोजों के आधार पे लहुरा देव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश ना, नवीनतम खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ पे है आपका, लहुरा देव संत नगर। और अगर पूरा पूरा तरीके से पूरा जब जाने हम लोग तो आपको कहाँ मिलेगा, मेहरगढ़ से। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ से। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप लगा देना, देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप अगर लगा दे आपको, तब वहां पे कौन सा होगा, लहुरा देव संत नगर। कंफ्यूजन कुछ, हाँ लहुरा देव संत नगर में आपका मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, हाँ उत्तर प्रदेश में है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपना राज्य है, हाँ जैसे झारखंड राज्य है ना, उसी जगह 28 ठो राज्य है, उसको एक दिन हम पढ़ा देते हैं, आप उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और राज्य राजधानी जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। देखिए ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृतियां क्या होता है, ताम्रपाषाण, ताम्र का मतलब तांबा होता है, ताम्र का मतलब तांबा। ठीक है, तांबा, इसको जैसे देखिए, इसको तांबा इस तरीके दो तरीका से लिखते हैं, याद रखिएगा, आपको कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो उसको देखिए तांबा, तांबा या तांबा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ताम्रपाषाण यानी कि तांबा प्लस पत्थर। ठीक है, तो ये बन गया आपका ताम्रपाषाण बन गया ना, तांबा, ताम्र, तांबा और पाषाण दोनों मिलकर क्या बन गया, ताम्रपाषाण। यानी कि पत्थर और तांबा को मिलाकर जब औजार बनाया जाने लगा, या तांबा का भी उपकरण बनाया जाने लगा, पत्थर का भी उपकरण, दोनों को बनाया जाने लगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाण युग का अंत होते होते, नवपाषाण युग जब अंत हो रहा था, तब ताम्रपाषाण युग स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का उपयोग किया गया। तो अगर पूछेगा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो तांबा का। किसका, तांबा का। ठीक है, देखिए पत्थर और तांबा से जो संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि पाषाण युग, पाषाण युग हुआ था, तो पाषाण युग में क्या था, पत्थर से सब कुछ रिलेटेड था, तो तांबा उसको पाषाण कालीन बोले। लेकिन जब तांबा और पत्थर दोनों मिल गया तो ताम्रपाषाण। ठीक है, तो जिन संस्कृतियों में उपकरण को ताम्रपाषाणिक संस्कृति बोलते हैं, यानी तांबा और पत्थर के मिला के जो संस्कृति का विकास हुआ, उसको हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक, क्या क्या तांबा, हाँ हाँ धातु है, हाँ उस समय था, इसीलिए इसीलिए नाम पड़ा तांबा। ठीक है, उसी तरह से ताम्रपाषाण संस्कृति में आहार संस्कृति, राजस्थान में ना, आहार संस्कृति राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो स्थूलता आहार। ठीक है, ताम्बवती। ठीक है, आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती था। यानी ताम्रपाषाण संस्कृतियों की अगर एक सही जगह ढूंढा जाए तो कौन था वो, आपका आहार। ठीक है, आहार संस्कृति राजस्थान। ठीक है, आहार जगह था, उसी पे आहार संस्कृति, मतलब वहां पे लोग बसने लगे, तो उसी तरीके से आहार संस्कृति ये होगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि आहार संस्कृति कौन से किस संस्कृति का मतलब कि पाठ है या कुछ भी, तो पूछेगा, बोलेगा, क्या बोलेगा, ताम्रपाषाण संस्कृति।
कौन सा जगह है? ताम्रपाषाणिक जगह है। ठीक है। मालवा संस्कृति, मालवा मध्य प्रदेश ना, जिस तरह का ताम्र आहार संस्कृति था उसी तरीके से मालवा संस्कृति से संबंधित नवदा टोली से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है। फसलों के साथ कहां से? नवदा टोली से, नवदा टोली से क्या कृषि का साक्ष्य मिला है। ताम्रपाषाणिक, अगर पूछे नवपाषाणिक, नवपाषाणिक कृषि का साक्ष्य कहां मिला है? सर्वप्रथम तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ याद है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। और भारतीय उपमहाद्वीप पूछे तो भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव इलाहाबाद, लहुरा देव इलाहाबाद सॉरी लहुरा देव बोल रहे हैं ना, एक मिनट देख लीजिए आपका कहाँ चला गया। देखिए नवीनतम खोज के बराबर भारतीय प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? लहुरा देव, लहुरा देव। ठीक है। और अगर ऐसे पूछ दे तो भारतीय उपमहाद्वीप पूछे तो लहुरा देव, और प्राचीनतम शिव पूछे तो मेहरगढ़ राजस्थान। कोई दिक्कत यहां तक? और अगर नवपाषाणिक संस्कृति फसलों का साक्ष्य पूछ दे तो सबसे पहले कहां मिला है? नवदा टोली। ठीक है। इनाम गांव तथा दैमाबाद जारवी संस्कृति से संबंधित है। इनाम गांव, जी इमाम गांव जानते हैं, इनाम गांव आज भी नाम सुना होगा, इनाम गांव दैमाबाद जारवी संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। दैमाबाद में भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। कहां से? दैमाबाद में। उसी तरह चित्रित मृत भांडों का उपयोग, मृत भांड मतलब जानते हैं क्या होता है? घैला जानते हैं? घड़ा, घैला, घैला देखे है ना। तो बस इसी में कुछ न कुछ चित्र बना दिया गया। मृत भांड मतलब मान के चलिए कुछ ऐसे ऐसे है, चित्र बना दिया। ठीक है। तो इसको लोग घड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो इससे मान के चलिए घड़ा, तो मृत भांड यानी कि मृदा से बना हुआ कोई भी बर्तन मृत भांड बोलते हैं। तो चित्रित मृत भांडों का उपयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। चित्रित मृत भांडों का उपयोग सबसे सबसे पहले कहाँ हुआ था? ताम्रपाषाण काल में हुआ था। महापाषाणिक संस्कृति कहाँ होता है? चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर सिंधु सभ्यता कल शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए क्या कांसा, कांसा तांबा, कांसा धातु होता है कांसा। ठीक है। महापाषाण, महापाषाण यानी कि नवपाषाण के बाद कौन सा आता है? महापाषाण। यानी कि नवपाषाण जब समाप्त होता है उसके पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति मिलता है। कौन सा? महापाषाण संस्कृति कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। ठीक है। जिसमें मृतकों के अवशेष, देखिए महापाषाण इसलिए बोला गया, बता देते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से विभिन्न पूरा स्थल के समाधियां मिली है। देखिए पूरा पाषाण क्या होता था ना, कि जब जैसे एक आदमी है, आदमी है तो मान के चलिए वो आदमी मर गया। ठीक है। आदमी मर जाता है। अब जब ये आदमी मर गया तब इसको क्या करेगा वो लोग? लेटा देगा ना। ठीक है। ठीक है। आदमी हो गया, समझे चलिए। ठीक है। कोई आदमी है वो मर गया इसमें। ठीक है। मर गया, अब उसको हम लोग सुला दिए, मतलब दफनाते हैं, बच्चा को दफनाते हैं ना, इस तरीके से इसको दफना दिए, गड्ढा खान दिए, इसमें दफना दिए। अब इसमें क्या किए कि बड़ा बड़ा बोल्डर से लाके इसको ढक दिए इसे चारों तरफ से, मतलब कि इसको कुत्ता बिल्ली या कुछ भी और चीज ना खा जाए, इसलिए हम लोग क्या किए बड़ा बड़ा पत्थर से इसको ढक दिए। अब इसके अंदर में हो गया, यानी कि बॉडी दफना दिए, उसके बाद चारों तरफ से बड़ा बड़ा पत्थर लाके उस पर रख दिए, तो क्या हो गया? वो दफना गया, दफना गया, दफन में हो गया। अब इस तरीके से हो गया, तब इसी की वजह से महापाषाण संस्कृति बोला गया इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए? नहीं? कंफर्म? कितना रिवीजन कीजिएगा या आगे पढ़ना? इतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी देखिए सब पढ़ के आइएगा बाबू प्लीज, कल पढ़ के आइएगा ताकि हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है। अभी हो सकता है आपका जब तबीयत ठीक हो जाए तो हम आप लोग हो जाए तो फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक?